हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड सम करेंगे। लिखा है दी सेल्स टैक्स रेट इज़ 8%। टैक्स रेट कितना चल रहा है? 8% चल रहा है। तो राहुल ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और कितना सेल टैक्स उसने पेड किया है? 1920। मतलब ये बस इसने पैसे दिए टैक्स के ही। अभी पता नहीं है कि वॉशिंग मशीन आई कितने रुपीस की थी। ठीक है, ये बस उसने क्या किया, इतना उसने टैक्स फिल किया। हमको क्या ढूंढना है कि वॉशिंग मशीन जो है ना उसकी अमाउंट क्या है। ठीक है, मतलब वो कितने की थी वॉशिंग मशीन, उसमें इतने पैसे तो उसने बीच में डाल के फिर वॉशिंग मशीन ख़रीदी है ना। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी मतलब जो हमारा गुड सर्विसेज टैक्स होता है वो ऐड करके फिर हमको वो वाली वैल्यू जो होती है ना, वो वाली चीज़ जो हमें मिलती है मार्केट से। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले हमको सिंपल वो हम जो भी बाय करने जाते थे वो एग्जैक्ट हमें मिल जाता था जो उसका मार्केट प्राइस होता था। लेकिन अब क्या होता है, उसमें जीएसटी या सेल्स टैक्स या कुछ भी प्लस करके ना वैल्यू टैक्स लगते हैं उस चीज़ के ऊपर, फिर वो वाली जो चीज़ होती है हमको मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही राहुल ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और इतना तो बस उसने ना बच्चों टैक्स ही पे किया है। तो हमको ये ढूंढना है कि वॉशिंग मशीन की एक्चुअल जो है वो कॉस्ट क्या थी जब उसमें टैक्स नहीं फिल किया था। ठीक है, तो मैंने कैसे करना है इसे सॉल्व। ये देखो, मुझे इतना पता है कि अगर सेल टैक्स उसने क्या बोला है, 8% बोला था ना, तो हम रुपीज़ में लेके चल रहे हैं कि अगर सेल टैक्स 8 रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन विदाउट सेल टैक्स हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ होगा। जैसे 8% है ना, तो परसेंट की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लेते हैं, 100% लेते हैं ना। तो जब उसने बोला जैसे कि सेल टैक्स हमारा 8 है तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 100 था। ठीक है, मान लिया कि 100 वो वॉशिंग मशीन जो है ना वो 100 रुपीज़ की है और 8 रुपीज़ उसमें क्या हमें देना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखना, अब अगर मैं 8 की जगह पर यहाँ पर 1 लिखूँ, ठीक है, देखना कैसे। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको ऐसे बोल दूँ मैं कि 20 कैंडीज़ जो हैं वो 70 रुपीज़ की आ रही हैं। 20 कैंडीज़ 70 रुपीज़ की आ रही हैं, तो मैं बोलूँ कि 25 कितने की आएंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक कैंडी कितने की है। अगर हमको ये पता होगा ना कि एक कैंडी 5 रुपीज़ की है, तो हम क्या करेंगे, हमने 25 के ढूंढनी है ना, तो हम 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 25 कैंडीज़ कितने की आएंगी, क्योंकि मुझे एक का पता होगा। ऐसे ही मुझे ये पता है कि सेल टैक्स 8 रुपये के ऊपर हमने 100 रुपीज़ की वैल्यू जैसे लिख दी है, तो 1 रुपीज़ के ऊपर कॉस्ट प्राइस कितनी है वॉशिंग मशीन की वो ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों देखना बहुत सिंपल है, पहले तो यहाँ से लिख लिया मैंने 8% वहाँ पर लिख लिया। मैंने लिखा है इफ़ सेल टैक्स इज़ 8 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली कि 100 में से 8 रुपीज़ उसने दी होगी। तो देखना जब यहाँ पर 8 है ना, तो जहाँ अगर मैं 1 लिखूँ, ठीक है, तो 1 ऐसे, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, सारी लाइन ऐसे लिख के ये 8 जो होता है ना वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया, जैसे यहाँ पर डिवाइड हो गया। ये करना कैसे, जैसे मैं लिखूँ ऐसे लिख दूँ, मैं क्या लिखूँ, 2x इज़ इक्वल टू 4 लिखूँ, तो x यहाँ पर ही होगा तो ये इसके नीचे नहीं आ जाता होता। ऐसे ही कि अगर मैं यहाँ पर 8 की जगह पर 1 लिख दूँ, यहाँ पर 100 है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब मैंने ढूंढना कितनी रुपीज़ के ऊपर है, कि मुझे ये ढूंढना है कि 90-20 जो मैंने अमाउंट दी है, सिर्फ टैक्स ही टैक्स दिया है, उसके ऊपर उसकी असली कॉस्ट प्राइस कितनी है वॉशिंग मशीन की। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर मुझे एक का तो पता चले कि 1 रुपीज़ के ऊपर कितना चल रहा है। 1 रुपीज़ के ऊपर मेरा चल रहा है 100/8, तो 90-20 के ऊपर कितना चलेगा, यहाँ पर 1 की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे 90-20 और ये सारा लिख के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 90-20 के साथ। अब इसकी कटिंग करते हैं बच्चों। 8 1 जा 8 होता है और 8 2 40 का डिवाइड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 8 2 40 का होता है 1920। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो ऐसे, 240 मल्टीप्लाई 8 0 8 4 का 32 3 कैरी 8 2 का 16
प्लस 390, ये देखो आ गया ना। अभी हम 240 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 कितनी ज़ीरो हो गई, 3 0। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। थैंक यू।